दोस्तों आज के दिन भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया मार्केट ने। पिछले कुछ दिनों से अच्छी परफॉर्मेंस हम देख पा रहे हैं। अपने बॉटम से निफ्टी आप देख चुके हैं 10 से लेकर 12% तक बढ़ता हुआ। और आज के दिन में निफ्टी ने 161 पॉइंट्स की तेजी दी, 1% के आसपास का जंप है। निफ्टी बैंक नीचे था आज आधे परसेंट के साथ में। स्टार था आज का मिड कैप 1% की तेजी, स्मॉल कैप को देखें तो 73 पॉइंट्स का जंप है, आधे परसेंट के साथ में तेज है। अब देखो आगे चल के कब सेलिंग हम देख पाते हैं, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट जस्ट चलता रहे। 10-12% के साथ में चलने के बाद में कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ऐसी एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टर करता है। मतलब जैसे मैं भी मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरी भी कुछ इस तरह की एक्सपेक्टेशंस है। क्योंकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट जब चलता है तो चलता रहेगा, और ये भी नहीं सोचना चाहिए जब मार्केट नीचे होगा तो फिर जस्ट वो नीचे ही रहने वाला है। ठीक है, ये फियर ग्रेड का खेल होता है जो आप जानते ही है। अब देखो यहाँ पे एडवांस और डिक्लाइन को देखें ना तो थोड़ी सी थकावट यहाँ पे दिखती है। अभी जो भी हमने एडवांस देखे हैं, जो भी मार्केट में तेजी देखी है, यहां तक ऑलमोस्ट स्टॉक्स तेज थे। लेकिन आज के दिन आप देखोगे तो आधे स्टॉक्स तेज, आधे स्टॉक्स नीचे। बाकी सेक्टर्स को भी देखें तो आज के दिन इंटरेस्टिंगली आईटी ने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि आईटी के अंदर प्रेशर होना चाहिए था। वैसे तो नहीं, नंबर्स को देखते हुए तो नहीं, लेकिन हाँ जो सिचुएशन है, टैरिफ है, सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा यूएस का निफ्टी आईटी के ऊपर, ये सब चीज़ें चल रही है। वहाँ की जो टेक कंपनीज है, ये टैरिफ वॉर के चक्कर में, ट्रेड वॉर के चक्कर में काफ़ी इंपैक्टेड होगी, जिसकी वजह से इंडियन आईटी कंपनीज भी इंपैक्टेड होगी। वैल्यूएशन की चिंता, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। स्टिल आईटी कंपनी मैनेज कर गई 4% की तेजी देने में। तो एकदम से कैसे हो गई तेजी, आगे चल के बातचीत करते हैं। और भी कुछ कंपनीज है जिनके रिजल्ट्स के बाद में स्टॉक में रिएक्शंस आए काफ़ी खतरनाक वाले। हम तेजी के भी रिएक्शंस देख चुके हैं, मंदी के भी रिएक्शंस देख चुके हैं। तो उसके बाद में क्या कुछ स्ट्रैटेजीज बन सकती है, सिखाने के पर्पज से मैं आपको बताऊंगा कि नंबर्स देखने के बाद में किस तरह से आइडिया लगाते हैं कि आगे क्या पॉसिबिलिटी बननी चाहिए। ठीक है, वो सब चीज़ें हम आगे चल के देखने वाले हैं। निफ्टी ऑटो आप देखोगे तो 2% की तेजी, फार्मा ठीक था, रियल्टी ठीक है। गिरावट में कौन बंद हुआ है, देखो आपको दिखाई देगा, निफ्टी बैंक नीचे, सरकारी बैंक्स नीचे, फाइनेंस नीचे। मतलब इनमें अभी अच्छी तेजी बनी थी, तो आज के दिन यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि आईटी और जो बैंक्स है या जो फाइनेंस है ना, वो कॉन्ट्रा होते हैं। कभी फाइनेंस अच्छा करेगा तो आईटी खराब करेगा, कभी फाइनेंस खराब करेगा तो आईटी अच्छा करेगा। इसी वजह से निफ्टी या फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज होते हैं वो लॉन्ग टर्म में मैनेज करते हैं अच्छी तेजी देने में। क्योंकि दोनों जो सेक्टर्स है ना, ये इतनी वैल्यूएशन इनकी ज़्यादा नहीं होती है। सबसे पहले तो आप देखोगे बैंक्स 20-25 के आसपास रहते हैं, एनबीएफसीज 30-30 के आसपास रहती है। आईटी कंपनीज आप ऑलमोस्ट अभी आप देखोगे जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज है 20-25 के आसपास आ चुकी है। तो इनमें वैल्यूएशन का कंफर्ट होता है, ऐसा नहीं होता 60-70-80 के आसपास ये चलते हैं। तो बड़े इन्वेस्टर्स निफ्टी इन प्लेयर्स को खरीद के रखती है, इनकी होल्डिंग्स में होते हैं। और आगे चल के ये जो आईटी चलता है, बैंक्स गिरता है, या बैंक चलता है आईटी गिरता है, इस तरह की जो तेजी मंदी होती है तो हेजिंग भी हो जाती है और एक पोर्टफोलियो सही तरीके से अच्छा परफॉर्म करता है। तो आईटी फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पोर्टफोलियो के लिए। सो देखो दोस्तों, कुछ रीजंस है, 5 पॉइंट्स है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आज मार्केट इस वजह से ऊपर गया। साथ में हम कंपनीज के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो जो पहला पॉइंट बनता है कि टैरिफ की जो चिंताएं है वो दोस्तों थोड़ी सी हल्की होती हुई दिखाई दे रही है। देखो अनसर्टेनिटी तो है आगे चल के कि 90 डेज के बाद में क्या होगा। लेकिन चलो 90 डेज के लिए तो हमको राहत मिली, क्योंकि मार्केट तो गिरा था 90 डेज नहीं सोच के। मार्केट को तो लगा था कि जो भी इंपैक्ट होगा सीधा होगा, क्योंकि इन्होंने साफ कहा था नेक्स्ट डे से ये सब चीज़ें अप्लाई हो जाएगी। तो उस वजह से मार्केट एक जंप दिखा रहा है, क्योंकि जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। लॉकडाउन में हमने देखा था कि लॉकडाउन लग गया, उसके बाद में एकदम से हट गया। तो वही चीज़ वी शेप रिकवरी के दौरान हमको यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। सेकंड आप देखोगे तो मार्केट दोस्तों ये भी सोच सकता है कि 90 डेज के बाद में टैरिफ लगेगा, लेकिन जो ट्रेड डील हो रही है ना इंडिया के साथ में, जो अच्छे नेगोशिएशन चल रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इंडिया को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट वहाँ पे नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया है कि ये जो ट्रेड वॉर है किसके बीच में चल रही है, यूएस चाइना के बीच में चल रही है। तो ये जो वॉर है ना, ये आगे चल के डी एस्केलेट हो सकती है, यानी ठंड यहाँ पे पड़ सकती है। ठीक है, ये भी एक उम्मीद है। साथ में दोस्तों आप देखोगे तो जो प्रॉब्लम चल रही थी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पोवेल के बीच में, वो भी थोड़ी सी हल्की हो रही है। क्योंकि पोवेल को निकालने की बातचीत हो रही थी कि हम फायर कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं है फायर करने का पोवेल को। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ हम यहाँ पे सुन पा रहे हैं। इसके बाद में देखोगे तो यहाँ पे आउटलुक अच्छा है इंडिया को लेकर, क्योंकि यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि ज़्यादा कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा। हम वैसे भी काफ़ी कम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, चाइना या जो बाकी कंट्रीज़ है उनके कंपैरिजन में। और ट्रेड वॉर के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी खराब चीज़ें भी फायदे पहुंचा देती है, जिसमें आप क्रूड ऑयल के प्राइस गिरता हुआ देख पा रहे हैं, मेटल के प्राइसेस गिर रहे हैं, बाकी जो कमोडिटीज़ हैं गोल्ड और सिल्वर के अलावा भी चीज़ें नीचे आ रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमको फ़ायदा होगा। क्रूड ऑयल हम मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें भी इंपोर्ट करते हैं,
तो उसकी वजह से फ़ायदा होगा, साथ में इन्फ्लेशन को डिक्लाइन होने में हेल्प मिलेगी। तो ये भी एक पॉइंट इसमें नोट किया जा सकता है। साथ में दोस्तों आईएमएफ ने रेटिंग दी है, अभी कुछ 1-2 दिन पहले की न्यूज़ है, आई थिंक कल की न्यूज़ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया को सबसे ज़्यादा स्टेबल बताया है। 6.2% के साथ में जीडीपी की ग्रोथ की यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस की है। साथ में आप देखोगे तो इसमें बोला जा चुका है कि फाइनेंशियल ईयर 27 में 6.3% के साथ में इंडिया ग्रो कर सकता है, और जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, यूएस की, चाइना की जो ग्रोथ है, उसकी जो रेटिंग है ना वो डाउन की है कि वहाँ पर ग्रोथ कम होगी। तो ऑब्वियस इंडिया में इस वजह से भी पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। Q4 के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, ये हमने बातचीत की थी कि Q4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब Q3 to 4 सब ही इंपॉर्टेंट है, मतलब नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से कंपनीज चलती है, मैनेजमेंट कमेंट्रीज के हिसाब से चीज़ें होती हैं, और निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज हैं, तो मैक्सिमम कंपनीज के नंबर्स अच्छे हो गए तो क्या होगा, उन कंपनीज के स्टॉक की वैल्यूएशन नीचे आएगी, अट्रैक्टिव होगी, तो निफ्टी की भी वैल्यूएशन नीचे जाएगी, तो निफ्टी भी अट्रैक्टिव होगा, तो मार्केट को थोड़ा सा सहायता मिलेगी, पुश मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं है, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि नंबर्स ठीक है। आईटी कंपनीज के नंबर्स मिक्स आ रहे हैं, लेकिन बैंकिंग कंपनीज ने बहुत ही अच्छे नंबर्स को डिक्लेयर किया है, तो बैंक्स, आईटी, इस वजह से चल रहा है सारा खेल, और अभी करंट मार्केट की जो वैल्यूएशंस है उसको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि नंबर्स अच्छे आते हुए देखने को मिलते हैं। अब देखो ये सब चीज़ें नहीं पता होती कि एकदम से नंबर्स ऐसे आ जाएंगे, टैरिफ 90 डेज का रुक जाएगा, ट्रेड डील्स हो जाएगी, जो मैटर चल रहे हैं खराब वाले वो एस्केलेट नहीं हो गए, ठीक है। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, हमेशा फियर में ये सब चीज़ें नहीं सोचते कि ये आगे भी ऐसा होगा, मार्केट खत्म हो जाएगा, नहीं पैसे बनेंगे, वो फियर में जब बाय करेगी तभी इस तरह की जो तेजी होती है उसमें बेनिफिट मिलता है। हेल्दी मानसून, ये हमने बातचीत की थी, हेल्दी मानसून होगा तो फिर क्या होगा, एग्रीकल्चर को सहायता मिलेगी, इन्फ्लेशन कम होगा, प्रोडक्ट्स के दाम इतने नहीं बढ़ेगी, ये भी अच्छी न्यूज़ है। साथ में एफआईज की जो बाइंग है वो भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, पिछले 5 दिन की बाइंग को देखें तो 18,000 करोड़ रुपीज़ की बाइंग की है एफआईज ने कैश सेगमेंट के अंदर। साथ में डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, डॉलर भी आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई से नीचे है, यूएस बॉन्ड यील्ड गिर रही है, तो इस वजह से वहां से पैसे निकल के इंडियन मार्केट के अंदर, और साथ में गोल्ड भी हम बोल सकते हैं, गोल्ड के अंदर भी पैसे लग रहे हैं, साथ में जो इंडियन मार्केट है उसके अंदर भी पैसे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये रीजन है दोस्तों मार्केट के अभी चलने का। देखते हैं आगे चल के प्रॉफिट टेकिंग कब मार्केट में इन्वेस्टर्स करते हैं, बाकी अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ट्रेडर को एक अच्छा मौका भी मिल चुका है, जैसे ही निफ्टी ने एक ब्रेकआउट किया था, निफ्टी ने एक रिवर्सल दिया था, ब्रेकआउट किया था, तो उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा अच्छी तेजी बन रही है, तो एक डायरेक्शन मिल जाता है इन्वेस्टर्स को। अब देखिए Q4 के रिजल्ट्स तो हम देख रहे हैं, साथ में आपको मैं शीट भी दे रहा हूँ जिसके अंदर एक्सपेक्टेशंस का डेटा होता है, जिसमें आप खुद भी मैच करके देख सकते हैं अगर कुछ कंपनीज के नंबर्स लेट आ रहे हैं तो देखो नंबर्स का इम्पैक्ट कैसा हुआ है, और क्या मतलब थिंकिंग हो सकती है इन्वेस्टर्स की, मतलब मेरी क्या थिंकिंग हो सकती है वो भी बताऊंगा यहाँ पे कंपनीज को लेकर। एचसीएल टेक को देखते हैं, 7% का जंप, अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि नंबर्स थे खराब भी नहीं थे, अच्छे भी नहीं थे, हम बोल सकते हैं इनलाइन थे नंबर्स, एक्सपेक्टेशंस मीट हुई थी। तो बीट होती है तो तेज होता है स्टॉक, और मिस होती है तो स्टॉक गिरता है, नहीं तो स्टॉक डिसेंट चलता है। लेकिन यहाँ पे इसने मीट की है, लेकिन परफॉर्मेंस हो चुका है बीट का, 8% का जंप है। ओपनिंग ही इसकी काफ़ी शानदार थी, मतलब कुछ तो इसमें होगा तब जाके स्टॉक ने इसी तेजी दी। तो देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि स्टॉक 6% गिर गया, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हो चुकी है मीट, बहुत अच्छे नंबर्स नहीं है, एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक चल गया। यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रोकर्स की जो रेटिंग्स है ना वो भी काफ़ी न्यूट्रल है नंबर्स को देखते हुए, तो स्टॉक एकदम से कैसे चला। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने कल मैनेजमेंट कमेंट्री देखी थी उसके अंदर हमने ये सुना कि टैरिफ का अभी ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, प्लस गाइडेंस मैनेजमेंट की वो भी अच्छी थी, बाकी कंपनीज की तरह वीक नहीं थी। सेकंड आप देखोगे ना तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यूशन है 25 का पी है, टीसीएस का भी 25 का पी है, लेकिन दोनों की ग्रोथ अगर आप देखोगे तो एचसीएल टेक की ग्रोथ अच्छी आई है, और वैसे भी ग्रोथ जो हम देखते हैं सीएजीआर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एचसीएल टेक की इन सभी कंपनीज के कंपैरिजन में सबसे अच्छी है, तो यहाँ पे इसको वैल्यू ज़्यादा मिलनी चाहिए, तो वो भी एक चीज़ आप इसमें नोट कर पा रहे हैं। और जब भी मार्केट के अंदर पैसे आते हैं, डॉलर वीक होता है तो टोटल मार्केट के अंदर पैसा आता है, डॉलर वीक होगा तो वैसे आईटी कंपनीज को कुछ खास फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, लेकिन फिर भी जो गाइडेंस अच्छी है और ऑलरेडी ऊपर से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ में है, इस वजह से अच्छी बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है। अभी भी आप देखोगे तो 2000 का स्टॉक है, और स्टॉक अभी है 1600 रुपीज़ के आसपास, गैप है अभी भी बाकी। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेडर्स है वैसे वो प्ले करते हुए देखने को मिल सकते हैं, बाकी इन्वेस्टर
का फंडा बिल्कुल सिंपल है, जब भी फियर होगा, जब भी आईटी गिरेगा तभी वो देखते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म कर दिया आज के दिन, 8% की तेजी। तो बैंक तो मतलब आप सोचियो कि नंबर शायद अच्छे ही आएंगे ऑलमोस्ट हर एक बैंक के, और इसने भी अच्छा परफॉर्म कर दिया। आईसीआईसी बैंक के नंबर्स बहुत ही शानदार थे, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स बहुत अच्छे थे। बाकी और बैंक्स के नंबर्स देखते हैं। अब देखो यहाँ पे टारगेट अच्छे दिए हैं, 750 रुपीज़ के टारगेट हैं। क्रेडिट की जो लागत है वो कम हो सकती है आगे चल के, ठीक है, तो उस वजह से बैंक के फाइनेंस के मार्जिन इंप्रूव करेंगे और नंबर्स अच्छे आएंगे और भी ज़्यादा। यहाँ से ऐसी गाइडेंस है मैनेजमेंट की। अब देखिए एक पॉइंट आपने नोट किया होगा कि निफ्टी के अंदर जो टॉप होल्डिंग्स है वो बैंक है, वहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है, जैसे अगर मुझे भी इस कंपनी में पैसे लगाने हो, इन्वेस्ट करना हो, तो क्वेश्चन मैं ये करूँगा कि वाई। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर मेरे पास में दो कंपनीज है, एक बड़ी कंपनी है, एक छोटी कंपनी है, एक बड़ा बैंक है, एक छोटा बैंक है, दोनों के रिटर्न्स अगर एक समान है, तो मैं क्यों छोटी कंपनी में जाऊँगा रिस्क लेने के लिए, मतलब क्यों मैं छोटे बैंक में जाऊँगा या छोटी कंपनीज में जाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। मुझे एचडीएफसी बैंक के रिटर्न्स देखने हैं इसके साथ में, तो ठीक है, दोनों बराबर है, तो मैं एचडीएफसी बैंक की तरफ ही बढ़ सकता हूँ जो बराबर रिटर्न्स है। और आईसीआईसी बैंक के रिटर्न्स देखूँ तो आईसीआईसी बैंक के तो बहुत अच्छे रिटर्न्स है, और इसका पीछे का हमको लॉजिक भी पता है कि यहाँ पे नंबर से अच्छा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा बैंक्स को देखने की। बाकी एयू बैंक भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको बेचना है खरीदना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा क्या पीओवी होता है कंपनीज के स्टॉक्स में फिल्टर करने का और कंपैरिजन करके साथ में कुछ स्टॉक्स को निकालने का और कुछ कंपनीज के स्टॉक को रडार पे रखने का। बाकी नंबर्स अच्छे हैं, गाइडेंस कमाल की है। अब देखो हैवेल्स ने भी बहुत खराब परफॉर्म कर दिया आज के दिन, भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि दोनों कंपनीज ने तो अच्छा किया था, लेकिन यहाँ पे खराब परफॉर्मेंस है। 3% के साथ में स्टॉक बंद हो चुका है गिरकर। ओपनिंग ही काफी वीक थी, यानी नंबर्स का इंपैक्ट आप इसमें आज देख सकते हैं। अब देखो नंबर्स हमने कल डिस्कस किए थे, नंबर्स तो अच्छे थे। आप ये देख सकते हैं कि स्ट्रीट यानी मार्केट की एस्टिमेट को बीट करने के बाद भी कंपनी का स्टॉक गिर गया, और उसके पीछे का रीजन है कमेंट्री मैनेजमेंट की, जो कि काफी कॉशियस है, डरावनी है, और इस वजह से इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट टूटा है। कंपनी ने बोला है कि डिमांड ऑफ कूलिंग प्रोडक्ट्स जैसे एसीज होते हैं, इसकी एक्सपेक्टेशंस आप करो अब से वीक, क्योंकि इस क्वार्टर में माइल्ड स्टार्ट हुआ है, यानी इस क्वार्टर में ये बेच रहे हैं, तब जाके इसके नंबर्स आप देखोगे 3 महीने बाद, ये जो अभी बिकवाली हो रही है प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं इसके नंबर्स, तो प्रोडक्ट्स कम बिक रहे हैं। और ये जो हो रहा है ये साउथ में हो रहा है मैक्सिमम, क्योंकि साउथ में देखो गर्मियाँ आती है, अच्छी खासी गर्मी पड़ती है वहाँ पे, इन सब प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी बढ़ती है, लेकिन साउथ में लेट आई है गर्मी, और इस वजह से क्या हो गया, जो सेल्स है वो इम्पैक्ट कर रही है कंपनी के क्वार्टर 1 के परफॉर्मेंस को, यानी अगले क्वार्टर में जो परफॉर्मेंस होगा उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये रीज़न है, कमेंट्री अच्छी नहीं है, ऑब्वियस अच्छी नहीं, क्या ही बोले, जो भी सच है वो इन्होंने बताया है। एक अच्छी कंपनी की यही निशानी होती है। बाकी स्टॉक काफ़ी अच्छा है, और अभी आप देखोगे तो अभी स्टॉक ऑल टाइम हाई से नीचे है, 2100 रुपीज़ का हाई आई थिंक इसका था, और 1600 रुपीज़ के आसपास है। तो देखते हैं आगे चल के किस तरह से तेजी बनती है। बाकी हाँ, इन्वेस्टर सोचेगा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है डिमांड कम हो, थोड़ी सी गर्मी लेट स्टार्ट हो, लेकिन होगा सब कुछ आगे चल के, ये इन्वेस्टर की सोच होगी। वारी एनर्जीज देखो, इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म कर दिया आज के दिन, 14% का जंप है। अब मैं इसके नंबर्स आपको बता नहीं पाया था क्योंकि इसके नंबर्स लेट आए थे। मैंने आपको शीट दी थी, उसमें मैंने आपको कहा था सबसे लास्ट में वारी के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है, आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने देखा होगा तो नंबर्स आपको दिखे होंगे एक्सपेक्टेशंस के बीट बोल सकते हैं, या फिर एक्सपेक्टेशंस के साथ बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 14% का जंप है, 14% का जंप है, तो एक्सपेक्टेशंस तो एक पॉइंट होगा ही होगा, लेकिन आगे के लिए कुछ कमेंट्रीज भी रीजंस बन सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, कंपनी का प्रॉफिट जंप कर चुका है 34% के साथ में, रेवेन्यू बढ़ चुका है 36% के साथ में वायनवा बेसिस पे, विच इज गुड। तो इसकी वजह से स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म कर दिया। सेकेंड दोस्तों, आप देखोगे एक बड़ी खबर यहाँ पे आती हुई देखने को मिलेगी, जिसका भी एक रोल यहाँ पे हुआ है स्टॉक के प्राइसेस के बढ़ने में, कि वारी एनर्जीज प्रीमियम एनर्जीज के स्टॉक्स में तेजी बनी, क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगा दिया है सोलर इक्विपमेंट इंपोर्ट पर साउथ ईस्ट एशिया की जो भी कंट्रीज हैं उनके ऊपर। इससे क्या होगा, उन कंट्रीज का नुकसान होगा। कौन कौन सी कंट्रीज है, अब देखो कितना टैरिफ है, 35 से 21% का टैरिफ है। कंबोडिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, थाईलैंड है, ये कंट्रीज है, ठीक है। तो इनको होगा नुकसान, और यूएस की जो भी कंपनीज है, डोमेस्टिक कंपनीज है, उनको होगा फायदा।
अब इंडिया में भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो यूएस के अंदर अपनी फैक्ट्री लगा के यूएस को बेचती है माल, उसमें से वारी एनर्जीज भी है। तो एक ये भी रीज़न यहाँ पे बन जाता है कंपनी के स्टॉक के चलने का, क्योंकि आप देखोगे ना तो कितने बिलियन का यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाता है, 4 कंट्रीज का वो देख सकते हैं, 13 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट है। और यूएस में पिछले साल 77% जितना भी मॉड्यूल यूज हुआ है, इंपोर्ट हुआ है, वो इन्हीं कंट्रीज से हुआ है। अब देख लो आप, ये कंट्रीज का एक्सपोर्ट कम होगा तो किस कंपनीज को बेनिफिट होगा? ऑब्वियसली यूएस की जो पर्टिकुलर डोमेस्टिक कंपनीज उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, और इंडियन जो कंपनीज वहाँ पे फैक्ट्री लगा के माल बेचती है उनको भी अच्छा बेनिफिट होगा। तो उसमें वारी एनर्जीज भी है। तो ये एक रीज़न बना तेजी का। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि 25 अप्रैल इस कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 6 महीने की जो लॉक इन अवधि होती है वो यहाँ पे एंड हो जाएगी, और उसमें 15 करोड़ शेयर्स जो लॉक हो रखे हैं अभी के समय, वो एलिजिबल हो गए ट्रेड करने के लिए। अब वो बात है इन्वेस्टर बेचेगा या रखेगा, अलग बात है, देखते दोस्तों क्या होता है। बाकी हाँ, 25 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है इस कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। तो वो एकदम से शूट अप आया, यहाँ पे अच्छी तेजी बनी, एक ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है, और उसके बाद में यहाँ पे तेजी बन रही है। लेट्स सी कि ऑल टाइम हाई तक बढ़ता है या फिर नहीं। बाकी तेजी अच्छी खासी देख पा रहे हो, और रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो को भी आप देख लेना, यहाँ पे भी मैंने अपनी राय व्यक्त की है कि इस समय मार्केट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, और भी कुछ यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस करके बताने की कोशिश की है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।